हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं अपने पीजीसीएल, बीएचईएल और एचपीसीएल में आने वाले क्वेश्चंस से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे स्लाइड्स पर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। A series RLC circuit has 1000 ohm R and L is equal to 100 millihenry. Capacitance C is equal to 10 picofarad. The supply voltage is 100 volt. Calculate the bandwidth. ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे सीरीज आरएलसी सर्किट का पूछ रहा है। बैंडविड्थ की आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है कि कितना बैंडविड्थ होगा। क्योंकि सीरीज आरएलसी है, पहले तो क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज आरएलसी का है। ठीक है, तो इसकी बैंडविड्थ हुआ करती है, इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी आर अपॉन एल। ठीक है, आर अपॉन एल हमेशा रहेगी जब आपका मात्रक होगा रेडियन पर सेकंड पे। अगर यही आपको निकालना हो हर्ट्ज पर, तो इट बिकम्स आर अपॉन 2 पाई एल। चूंकि यहाँ पर ऑप्शंस आपके रेडियन पर सेकंड पर है, तो इट इज 1000 डिवाइडेड बाई 100 मिली हेनरी। ठीक है, मिली को भी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। सो इट बिकम्स, ये जीरो आपके कैंसिल हो गए, इट इज 10 किलो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इट इज 10 किलो रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए नंबर। अगर यही केस सर हमारा पैरेलल आरएलसी का होता, अगर यही केस हम लोग पैरेलल आरएलसी का बनाते, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/2 RC. So bandwidth becomes 1/2 RC. Unit is same, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, बैंडविड्थ से रिलेटेड आपके पास आ सकता है कि सर व्हाट इज द बैंडविड्थ। अगर मैं सीरीज आरएलसी सर्किट आपके लिए ड्रॉ करूं एंड आई एम ड्राइंग द रेजोनेंस कर्व। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करता हूँ। तो अगर हम लोग रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको बैंडविड्थ पता चल जाएगी। This is your resonant frequency, and let us consider this is frequency f1 and this is your frequency f2। ठीक है, ये वैल्यू होती है हमारी Im/√2 and this is peak current Im। So bandwidth is simply f2 minus f1। bandwidth is simply f2 minus f1 और इसी की वैल्यू आपकी थी r upon 2 पाई l। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर करंट का मान अपने मैक्सिमम मान का 70.7% हो जाता है, या कहें कि मैक्सिमम मान का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, उसे हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट ऑफ थ्री फेज एसी सर्किट ब्रेकर आर रिस्पेक्टिवली। मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट हमारे थ्री फेज सर्किट ब्रेकर पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द मेकिंग करंट। ठीक है, व्हाट इज द मेकिंग करंट, मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी। मेकिंग करंट इज इक्वल टू द 2.55 टाइम्स ऑफ 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। मेकिंग करंट कितनी होती है? 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। ठीक है, और यह वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये वैल्यू कैसी होती है? इट इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, what is the sir breaking current? Breaking current is equal to breaking current is equal to breaking capacity of circuit breaker। ठीक है, it is equal to the breaking capacity of circuit breaker, breaking capacity डिवाइडेड बाई √3 इंटू वी। ठीक है, √3 इंटू वी। अभी यहाँ पर सर ब्रेकिंग करंट क्या होती है? तो ब्रेकिंग करंट हमारी आरएमएस वैल्यू हुआ करती है। ब्रेकिंग करंट कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू। अब ब्रेकिंग करंट भी ना कई प्रकार की आपकी हो जाती है। जैसे दो प्रकार की ब्रेकिंग करंट लेंगे। एक हो जाएगा कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ठीक है, क्योंकि वेवफॉर्म अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर पर मैं आपको वेवफॉर्म्स भी शो कर दूंगा। तो अगर हम देखें कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होगी, so what is the symmetrical breaking current? This is given by x by √2। This is x by √2। ठीक है, ये क्या होती है? इट इज एन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। ये क्या रहता है? इट इज एन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या रहेगी आपकी? हमेशा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। अगर यहीं पर आपसे सिमेट्रिकल की जगह असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछता, ठीक है, असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सो
ये असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होती है अंडर रूट एक्स बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी आरएमएस वैल्यू है, बट आरएमएस वैल्यू ऑफ होल करंट होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ होल करंट। ठीक है जी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आपकी ये हुआ करती। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और आरएमएस वैल्यू यहां पर मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट हुआ करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन। Two identical coils A and B of turns 1000 lie in parallel such that 70% of flux produced by one coil links with the other coil। दो कॉइल्स है जिसमें A और B हैं जिनके नंबर ऑफ टर्न्स 1000 हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपकी ये है कॉइल नंबर A एंड दिस इज योर कॉइल B। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कॉइल A है ना, इसका 70% फ्लक्स, इसका 70% फ्लक्स लिंक कर रहा है किससे, कॉइल बी से। 70% फ्लक्स कॉइल बी से लिंक कर रहा है, किंतु कॉइल ए जो है ये प्रोड्यूस कर रही है 0.08 मिली वेबर। ठीक है, इसके द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है वह 0.08 मिली वेबर का फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, और कॉइल ए पर जो फ्लो करने वाला करंट है वह 5 एम्पियर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि ये डेटा प्रोवाइड करना एक अच्छी चीज है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि फ्लक्स लिंकिंग इन कॉइल बी। सो बी पर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, पहली कॉइल का मात्र 70% फ्लक्स लिंक हो रहा है। ठीक है, सो फ्लक्स लिंकिंग कितना हो गया, फ्लक्स लिंकेज यहां पर हो गया 70% ऑफ टोटल फ्लक्स, 70% ऑफ टोटल फ्लक्स यहां पर हो गया। दिस इज 70 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 0.08। ठीक है, इट बिकम्स 0.056 मिली वेबर। ठीक है, कितना हो गया, 0.056 मिली वेबर। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्लक्स। अच्छा, यहीं पर अब जब दो कॉइल्स की बात हुई है तो यहीं पर एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐड कर देता हूं, एक पॉइंट, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इज इक्वल टू होता है यूजफुल फ्लक्स डिवाइडेड बाई, यूजफुल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल फ्लक्स। या फिर आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में इसको m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होती है, k का वैल्यू हमेशा होता है बिटवीन 0 to 1। k का वैल्यू ऑलवेज लाई करता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गेट ऑपरेशन गिव्स हाई आउटपुट व्हेन ओनली वन ऑफ इनपुट इज हाई। कह रहा है कि जब केवल एक इनपुट हाई होगा उस टाइम पर आपका कौन सा गेट है, या किस गेट का ऑपरेशन है जो कि हाई आउटपुट देगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन से देखते हैं, फर्स्ट वन एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट से हम लोग शुरू करेंगे, एक्स और गेट। तो एक्स और गेट हमने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ किया, ये लीजिए, दिस इज एक्स और गेट, this is A, B, and let us consider its output X. Make its truth table. So A, B and X. X का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, this is A bar B plus A B bar। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, इसके आउटपुट कितने होते हैं, आउटपुट है 0 1 1 एंड 0। अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब एक इनपुट केवल हाई है ना, जब केवल एक इनपुट हाई है, जैसे कि ये देखिए बी हाई है या यहाँ पर ए हाई है, तो सिचुएशन पर आपको हाई आउटपुट मिल रहा है। तो इसका वास्तव में जो करेक्ट आंसर रहेगा वह ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग एक्स नॉर भी देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्स नॉर गेट भी देख लेते हैं। आइए, ये हमने बनाया एक एक्स नॉर गेट, दिस इज ए बी एंड दिस इज आउटपुट एक्स ए बी, एट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। ठीक है, सो इट इज ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है,
तो इसका अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, सो योर फाइनल रिजल्ट इज 1 0 0 1। सो कब मिल रहा है आपको हाई आउटपुट? मिलता है जब आपके दोनों इनपुट सेम होते हैं। जब दोनों इनपुट आपके सेम होते हैं तो उसमें एक्सनॉर पर मिला करता है। नैंड और नॉट गेट क्या होते हैं? नैंड एंड नॉट गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट आप इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इन गेट्स की हेल्प से कोई भी गेट हमारा बनाया जा सकता है। और है, एंड है, नॉट है। ठीक है, ये आपके बेसिक गेट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन से गेट्स होते हैं? तो ये हमारे बेसिक गेट्स हुआ करते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का ये भी एक तरीका हो सकता था, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहर रिले इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोहर रिले किसके प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है? मोहर रिले के पहले तो नाम देख लेते हैं। ठीक है, मोहर रिले को और हम लोग क्या बोलते हैं? मोहर रिले को हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस रिले। ठीक है, मोहर रिले को एडमिटेंस रिले भी हम लोग बोला करते हैं। नेक्स्ट वन, एडमिटेंस रिले के साथ में ये इसका जो टॉर्क इक्वेशन होता है, टॉर्क इक्वेशन होता है K3 VI cos थीटा माइनस टाउ माइनस K2 V²। अब मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चन, इसके बेस पे, टॉर्क के बेस पर मोहर रिले का नाम क्या होगा? टॉर्क के बेस पे मोहर रिले का नाम क्या होगा? स्ट्रक्चर कौन सा आप यहाँ पर यूज करते हैं? तो इंडक्शन कप स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग करेंगे। किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे? सो इंडक्शन कप स्ट्रक्चर का बच्चों हम लोग यहाँ पर प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, यूज होती है फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर प्रयोग करते हैं। साथ में इसका उपयोग आप लोग पावर स्विंग के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, साथ में इसका उपयोग और आप कहां पर कर सकते हैं? तो पावर स्विंग के एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं। और सो ये आपने बतला दिया। सो ऑप्शन कौन सा ठीक है? सर ऑप्शन नंबर ई ठीक लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड पावर स्विंग दोनों के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? अगर आप इसकी आर एक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल हुआ करता है। आर एक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है बच्चों? तो यह एक सर्कल होता है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्कल विच पासिंग थ्रू, सर्कल विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये रही बातें आपकी मोहर रिले की। सो फॉर ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी यूज करेंगे? फॉर ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग रिएक्टेंस रिले यूज करेंगे। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग जो रिले उपयोग करेंगे वह है इम्पीडेंस रिले। ठीक है, लॉन्ग के लिए मैंने बतला ही दिया। रिएक्टेंस रिले कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, रिएक्टेंस रिले का। ठीक है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन पर भी हम लोग रिएक्टेंस रिले का उपयोग कर सकते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन को अच्छे से हमेशा पढ़ा करें। इनकेस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकेस डीसी सर्किट, अगर आप कोई डीसी सर्किट यूज कर रहे हैं, सिंस द सप्लाई वोल्टेज डज नॉट गो थ्रू अ जीरो वैल्यू। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज डज नॉट गो थ्रू अ जीरो वैल्यू, तो इसका मतलब है ये कौन से सप्लाई वोल्टेज की बात कर रहा है? ये डीसी वोल्टेज की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात बेटा कर रहा है? तो ये डीसी वोल्टेज की बात कर रहा है। सम एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड टू कम्यूटेट द डिवाइस। अभी कह रहा है कि यहाँ पर जो डिवाइस है जिसे आप कम्यूटेट करना है, तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। दिस प्रोसेस विथ थायरिस्टर इज नोन एंड, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो, एक यहाँ पर ये हो जाता है, जैसे ये वेव फॉर्म मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, दिस इज फॉर द साइनोसॉइडल, है ना। यहाँ पर हमने बच्चों कौन सी वेव फॉर्म ड्रॉ कर ली? एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ड्रॉ की। सो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म तो जीरो हो रही है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म तो एक कंप्लीट साइकिल पे 3 बार आपका जीरो दिखेगी। इनिशियल जीरो, बीच में जीरो, और फिर जीरो। ठीक है, तो एक काम तो यहाँ पर ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है, तो अगर ऐसे हो जाए, डायरेक्टली कम्यूटेट हो जाए, तो उसे आप लोग नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं, जिसमें सप्लाई इटसेल्फ इसको, एसईआर को टर्न ऑफ करा दे। सप्लाई इटसेल्फ अगर टर्न ऑफ करा रही है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल कम्यूटेशन। अगर क्लासेस के बेस पर मैं कहूं, तो मैं कहूंगा कि ये क्लास एफ कम्यूटेशन है। ठीक है, सेल्फ कम्यूटेशन को और क्या बोलते हैं? सेल्फ कम्यूटेशन को लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ कम्यूटेशन को और कौन सा कम्यूटेशन बोलेंगे? तो लोड कम्यूटेशन बोलेंगे। या एक और नाम होता है इसका, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट कम्यूटेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंट कम्यूटेशन। यहां पर क्या रहेगा? यहां पर लोड इटसेल्फ टर्न ऑफ द एसईआर। ठीक है, यहां पर बच्चों क्या करेगा? लोड इटसेल्फ कम्यूटेट एसईआर। ठीक है, ये खुद ही कम्यूटेट करा देगा एसईआर को। लेकिन यहां पर लोड पर भी एक शर्त होती है
ठीक है, कि कैसा लोड होना चाहिए। तो जो लोड होना चाहिए वह अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। लोड बच्चों यहाँ पर कैसा होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड लोड अगर आपका होगा तभी यहां पर कम्यूटेशन होगा। नेक्स्ट, तो आपने डी भी देख लिया। फोर्स्ड कम्यूटेशन, यहां पर एक सर्किट यूज करेंगे विच विल रिड्यूस करंट, ठीक है, जो कि आपके एनोड करंट का मान शून्य कराएगा। एनोड करंट का मान शून्य कराता है। अगर आप क्लासेस की बात करें, अच्छा सेल्फ का मैंने आपको क्लास नहीं बतलाया, तो सेल्फ का है क्लास ए कम्यूटेशन, ठीक है। फोर्स्ड कम्यूटेशन की अगर बच्चों आप बात करें, फोर्स्ड कम्यूटेशन की बात करें, तो ये होता है क्लास बी होता है, ठीक है। क्लास सी कम्यूटेशन भी होता है और क्लास डी कम्यूटेशन भी होता है। एक और है क्लास ई को भी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर फोर्स कम्यूटेशन के अंतर्गत ले सकते हैं, किंतु इसका जो दूसरा नाम है इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन, ठीक है। कौन सा कम्यूटेशन, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन आप लोग इसको बोला करते हैं। सो ये रही आपके कम्यूटेशन से रिलेटेड बातें। कम्यूटेशन क्या है एक्चुअली, एससीआर क्या है यहाँ पर और थोड़ा सा बतला देता हूँ। एससीआर क्या होता है, इट इज एन सेमी कंट्रोल डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है, ये सेमी कंट्रोल डिवाइस हुआ करती है। चूंकि सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस हुआ करता है, मतलब क्या हुआ सर इसका, कि जो टर्न ऑन करना है, टर्न ऑन करना है वे गेट की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो टर्न ऑफ है वे गेट की हेल्प से नहीं कर सकते। गेट की हेल्प से आप इसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते, इस वजह से ये सेमी कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत है। तो आपको एक्सटर्नल सर्किट चाहिए, और अगर एक्सटर्नल सर्किट की मदद से आप गेट करंट को शून्य कर रहे हैं, सॉरी एनोड करंट को डिक्रीज करा के जीरो करवा रहे हैं, उस कम्यूटेशन को आप लोग बोलते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और स्पेशली केस है सेंटर टैप टाइप, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा। पीआईवी का क्या मतलब है, पीआईवी का मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीआईवी का मतलब है मेरे दो, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड टाइप रेक्टिफायर, ये लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका हमारा लोड कनेक्ट हो जाएगा, ये लीजिए यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट कर दिया। एक थायरिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और एक थायरिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। एक क्वेश्चन तो यहाँ भी बन गया कि नंबर ऑफ एससीआर यहाँ पर कितने होते हैं। नंबर ऑफ एससीआर बच्चों यहाँ पर होते हैं दो, ठीक है। यहाँ पर जो रेशियो होता है ना ट्रांसफार्मर के, 1/2 होता है। रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 का रेशियो होता है। सो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की आप बात करें, तो दोनों पर पीक वोल्टेज पर मैं बात कर रहा हूं, सो वीएम एंड वीएम, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में टी1 तो कंडक्ट कर जाएगा, किंतु टी2 आपका रिवर्स बायस होगा। और टी2 पर कौन वोल्टेज आएगा, ये पूरा का पूरा सर्किट आपका बनेगा, ठीक है जी, पूरा का पूरा सर्किट। तो टी2 पर पूरा का पूरा वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, एंड अपियरिंग वोल्टेज इज 2 वीएम, 2 वीएम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए फिर और ऐड करते हैं यहाँ पर, कि अगर यहीं पर ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता, ठीक है, फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता, तो वहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता। वहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वीएम, ठीक है। तो कितना होता है, सिंपली वीएम के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज बच्चों ज्यादा होता है, तो इसलिए आप यहाँ ये भी कहते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट जो रहेगी वह भी हाई होती है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एससीआर ये ज्यादा होती है जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर यूज करेंगे उसके तुलना में। ओके, चलिए। Which type of connection is employed for current transformer for protection of star delta connected three phase transformer? स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको किस प्रकार के कनेक्शन करना चाहिए अपने करंट ट्रांसफार्मर पर। देखिए स्टार डेल्टा की अगर आप बात करेंगे ना, जैसे स्टार डेल्टा बनाया, तो देयर इज अ 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लाइंस, ठीक है। 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको नलीफाई करना होता है, इसको आपको नलीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको पूरी टेबल ही बना देता हूं। जैसे स्टार स्टार है, डेल्टा डेल्टा है, स्टार डेल्टा है, या डेल्टा स्टार है। तो यहाँ पर आपके सीटी की सेकेंडरीज कैसे कनेक्ट होती हैं, से कनेक्ट होती हैं डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार एंड स्टार डेल्टा। अब आप खुद ही मैच करा लीजिए। स्टार डेल्टा कह रहा था
स्टार डेल्टा, तो कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा स्टार। कौन सा कनेक्शन होगा यहाँ पर बच्चों, डेल्टा स्टार कनेक्शन होगा सिटी सेकेंडरीज का। सिटी सेकेंडरीज के कनेक्शन ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 220 volt three phase voltage is supplied to a balanced delta pure resistive load. What is the ratio of apparent power to active power? अपरेंट पावर और एक्टिव पावर में रेशियो कितना होगा अगर प्योर रेजिस्टिव लोड है। देखो अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं रह गया बहुत ज्यादा कि डेल्टा कनेक्टेड है कि स्टार कनेक्टेड है, मुझे तो एलिमेंट पर इंटरेस्ट था। अगर मैं अपरेंट पावर की आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, अपरेंट पावर की बात करूं, तो ये होता है वी आई, ठीक है। और एक्टिव पावर की बात चलिए करते हैं। अगर थ्री फेज की, देखो ये फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ पहले बता दे रहा हूँ कि ये सिंगल फेज की मैं बातें कर रहा हूँ। तो एक्टिव पावर अगर मैं लिखता तो मैं कहता आपके लिए वी आई कॉस थीटा। और रजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, वी आई, ठीक है। अपरेंट पावर को चलिए एस से डिनोट कर दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि एस अपॉन पी का रेशियो बतलाइए। तो इट इज वी आई डिवाइडेड बाई वी आई इज इक्वल टू 1। वी आई डिवाइडेड बाई वी आई इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये रहे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। डेली मिलेंगे आपको यहाँ पर पीजीसीआईएल, बीएचईएल, एचपीसीएल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के रहेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।